नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग तरह के मर्डर के बारे में है। एक 29 साल की लड़की का खून हुआ। उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी थी। अगर पुलिस के पास खूनी की सारी जानकारी का पता भी चल गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाई। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पॉसिबल है। अगर पुलिस के पास खूनी की सारी इंफॉर्मेशन थी तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए था। पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब कैसे रही? दरअसल यह कहानी ही कुछ ऐसी है जिसके बारे में आप भी जब जानेंगे तो आपको भी बहुत शौक लगेगा। यह कहानी है एक ऐसे खूनी की जो पुलिस के हाथ तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे अपने कर्मों की काफी भयानक सजा मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका होस्ट अभय सिंह स्वागत करता हूं। अगर ऐसी ही रोज क्राइम से जुड़ी घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2011 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। अचानक वहां पर पुलिस को एक काला बैग मिला जो एकदम लावारिस पड़ा हुआ था। बैग को जब पुलिस ने खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एक लरी डेचकी की लाश थी। उस लड़की की आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस के पास कोई खास क्लू नहीं था, सिवाय इसके कि उसकी कमर पर मोर पंख का एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने पब्लिक नोटिस भी जारी किए ताकि लड़की की फैमिली उनसे कांटेक्ट करे। उस वक्त मीडिया जगत में उस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा सनसनी मच गई थी। उस लड़की को उन्होंने नाम दिया द गर्ल विद द पीकॉक टैटू। 13 दिन बाद जब लड़की की लाश को आइडेंटिफाई करने कोई नहीं आया, तब पुलिस ने फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही लड़की का अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होना था, उसी दिन एक आदमी पुलिस के सामने आया। उस आदमी ने खुद को लड़की का पिता बताया और पुलिस को इतने दिनों के बाद उस लड़की का नाम पता चल ही गया, नीतू सोलंकी। अब पुलिस को एक लीड मिल गई थी। उन्होंने नीतू सोलंकी के बारे में और पता लगाने के लिए उसकी फैमिली और जान पहचान के लोगों से बातचीत करना शुरू कि नीतू की बहन अलका से बातचीत करने पर यह पता चला कि नीतू एक ला ग्रेजुएट थी जिसे कोई भी राह चला। लड़का आसानी से छेद नहीं सकता था, क्योंकि वह तुरंत उल्टा जवाब दे देती थी। वह 2010 तक एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। अचानक 2010 में उसने अपनी फैमिली को बताया था कि उसे सिंगापुर से एक जॉब ऑफर आया है और वह वहां जाकर शिफ्ट हो रही है। पुलिस यह जानकर हैरान रह गई। उनके दिमाग में यह सवाल था कि अगर नीतू की जॉब सिंगापुर में लगी थी तो उसकी लाश यहां दिल्ली में कैसे? नीत की फैमिली भी इस बात को लेकर हैरान थी। हालांकि पुलिस ने नीतू की तस्वीरें भी अखबार और न्यूज चैनलों में दी थी, लेकिन फिर भी नीतू के परिवार को लगा कि वाह, अगर सिंगापुर में है तो यहां उसका खून कैसा हो सकता है। इस वजह से अनहोनी शुरुआत में पुलिस से संपर्क भी नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, जिसकी लाश पुलिस को मिली है वह कोई और नहीं बाल्की नीतू ही है, तब जाकर उन्हें भारी मन से पुलिस से कांटेक्ट किया। जब पुलिस ने और अच्छे से नीतू का बैकग्राउंड चेक किया, तब हमें पता चला कि वह कभी सिंगापुर गई ही नहीं। उसने अपने परिवार से झूठ कहा था कि वह सिंगापुर शिफ्ट हो रही है, जबकि वह दिल्ली में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसका नाम था राजू गहलोत था। फिर राजू गहलोत अब पुलिस का मुख्य संदिग्ध बन चुका था। पुलिस का शक यकीन में तब बदल गया जब अनहोन राजू के ही एक चचेरा भाई नवीन शौकीन से संपर्क किया। नवीन पुलिस का कॉल आने पर घबरा गया और सारी सच्ची बता दी। राजू ने 11 फरवरी 2011 की सुबह नवीन को कॉल किया था। उसने कहा था कि उसके हाथ नीतू का खून हो गया है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे नवीन की मदद चाहिए थी। नवीन ने जब मना कर दिया तो राजू ने खुद ही उसकी लाश को बैग में भरकर कार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैग फेंक दिया। आखिर कौन था यह राजू गहलोत, जिसने इतने भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया? राजू गहलोत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वोकेशनल स्टडी से ग्रेजुएशन करने के बाद टूरिज्म के लिए मास्टर की डिग्री और फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा किया। अपनी नौकरी की वजह से एयर इंडिया कॉलोनी बसंत विहार में रहने के लिए घर मिल गया था। नीतू और वो लिविंग रिलेशनशिप में थे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि उनका गोत्र एक ही है।
भारत में कई जगह एक ही गोत्र वालों को भाई बहन माना जाता है। नीतू को लगा कि अगर यह बात उसने माँ बाप को बताई तो वह कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इस वजह से अनहोन अपने रिश्ते को गुप्त रखने का फैसला लिया। कुछ समय अपनी अपनी नौकरी छोड़कर बैंगलोर शिफ्ट हो गई, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से उन्हें वापस 20 जनवरी 2011 को वापस दिल्ली आना पड़ा। अब वह दिल्ली में ही कारा के मकान में रह रहे थे, जिसका किराया 7,000 रुपये था। धीरे धीरे बेरोजगारी और पैसे की तंगी की वजह से उनमें झगड़ा होने लगे। राजू के परिवार के पास काफी सारी प्रॉपर्टी थी। नीतू बार बार राजू को फोर्स करती थी कि अपने पिता से बात करके प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा मांगे, लेकिन राजू उसकी बात टाल देता था। नीतू एक जिद्दी लड़की थी। राजू भी काफी गुस्सैल इंसान था। उनके बीच मुंह से होने वाली लड़ाई अब हाथपाई में बदल गई थी। नीतू अपने घर वालों को अक्सर स्काई कॉल करती थी ताकि उन्हें लगे कि वाह, अभी सिंगापुर में ही है। उसने अपनी बहन को खून से एक दिन पहले जब स्काई कॉल किया तो उसके माथे पर चोट के निशान देखे थे। उसने पूछा भी कि यह चोट का निशान कैसे लगा, लेकिन नीतू ने बोल दिया कि वाह, शिरडी से गिर पड़ी। इसके बाद कभी उसकी बहन को भी उसका कॉल नहीं आया। आई तो सिर्फ उसकी मौत की खबर खराब। पुलिस को पता चला कि 11 फरवरी की सुबह उसने राजू की बहन को कॉल किया था। उसने उसे राजू के परिवार का एक फ्लैट बेचने को कह रही थी। राजू की बहन ने जब माना किया तो नीतू ने उससे भी झगड़ा करना शुरू किया। राजू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी हथाई इतनी बढ़ गई कि नीतू की मौत हो गई। राजू ने बॉडी को बैग में डाला। पहले उसका यह प्लान था कि वह रेलवे स्टेशन पर जाऊं और ट्रेन से किसी सुनसान जगह पर बैग बाहर फेंक दूं। ट्रेन से दूर निकल जाएगा। वाह! एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रेलवे स्टेशन तक आया, लेकिन स्टेशन पर बैग स्कैन करने वाली मशीन को देखकर वह घबरा गया। अगर बैग स्कैन हो जाता तो पता चलता कि उसके अंदर लाश है। इस वजह से राजू ने बैग स्टेशन पर एक सुनसान जगह पर रख दिया और किसी से फोन पर बात करने का नाटक करने लगा। बात करते समय धीरे धीरे बैग से दूर हो गया। वहां पुलिस और मीडिया को वह बैग मिला। कातिल राजू गहलोत है, यह पता चल गया था, लेकिन वह कहां है, यह अभी एक सवाल था। पूछताछ जब आगे बढ़ तो पता चला कि राजू जिस किराए के फ्लैट में फ्लैट नीतू के साथ रहता था, वह महीना पूरा होने से पहले ही उसने किया दे दिया था, ताकि मकान मालिक नीतू के बारे में कोई पूछ ना करे। उसने मकान मालिक से कहा था कि वह विदेश जा रहा है। आखिरी बार था कि जब राजू गहलोत को उस एरिया में देखा गया था। उसके बाद इंस्पेक्टर रितेश कुमार राजू का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथ नहीं लगा। बीच में उसके गोवा में होने की लीड मिली थी, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच की टीम वहां 2 महीने के लिए वहां डेरा डाल लिया था। राजू के परिवार वाले भी पुलिस के टच में थे। उनके पास एक लेटर आया जिसका पता पुलिस को चला। लेटर में एक सिम कार्ड निकाला और लेटर में राजू ने अपने भाई को लिखा था कि इस सिम कार्ड को लगाकर मुझसे कांटेक्ट यह सिम एड्रेस से लिया गया था। पुलिस वाले अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि राजू उन्हें मिल जाएगा, इसलिए उसने वहां छापा मारा। लेकिन पता चला स्टेशन के बाहर सिम बेचने वाले के नाम पर सिम लिया गया था। पुलिस वाले अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि राजू उन्हें मिल जाएगा, इसलिए उसने वहां छापा मारा। लेकिन पता चला स्टेशन के बाहर सिम बेचने वाले के नाम पर सिम लिया गया था। राजू ने उन्हें एक बार फिर से चकमा दे दिया था। एक बार तो पुलिस की टीम राजू को खोजते हुए नेपाल तक चली गई थी, लेकिन वहां भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। राजू ने इस बीच 15 मोबाइल और 15 सिम कार्ड का इस्तेमाल इतनी चालाकी से किया कि पुलिस भी उसकी लोकेशन को समझने में काफी कंफ्यूज हो गई। राजू गहलोत ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक चुका था, बल्कि उसके सर प्रति 2 लाख का इनाम भी था, ताकि जनता से उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। लेकिन राजू फिर भी नहीं मिला। राजू और पुलिस वालों के बीच यह चूहे बिल्ली का खेल कुछ दिनों तक और चला, लेकिन उसके बाद पुलिस का हौसला कमजोर पड़ने लगा। अब उन्हें धीरे धीरे इस बात का यकीन होने लगा कि राजू ने अपना छल क्यों की वजह से हमेशा के लिए चकमा दे दिया है। लेकिन क्या राजू वाकई बचा पाया? वक्त निकला गया। नीतू सोलंकी मर्डर केस को अब 8 साल बीत चुके। इस केस पर सबसे ज्यादा वक्त बिता चुका
इंस्पेक्टर रितेश कुमार को अचानक 25 जून 2019 को एक कॉल आया कि दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहा कि जिस शख्स की उन्हें तलाश है वह गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में एडमिट है। रितेश कुमार समझ चुके थे कि जिस शख्स की यहां बात हो रही है वह और कोई नहीं, राजू ही है। पुलिस फटाफट गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि राजू इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। वहां पहुंचकर पुलिस को सिर्फ यही बात नहीं पता चले, ऐसी और भी कई बातें थी जो सामने आने पर उनके होश उड़ गए। राजू गहलोत काफी वक्त से रोहन दहिया के नाम से गुड़गांव की एक बड़ी इन्फोटेक कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते समय पर उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहां तक कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी नकली बनवाई थी। जब राजू उर्फ रोहन दहिया के साथ काम करने वालों से पूछना चाहा तो वह सारे लोग एकदम हैरान रह गए। कंपनी में काम करने वाले लोगों के हिसाब से रोहन दहिया एक बहुत ही गंभीर और मेहनत करने वाला इंसान था। कंपनी में काम करने के दौरान उसकी सैलरी भी बढ़ी और साथ में प्रमोशन भी हुआ। गुड़गांव में काम करते वक्त वाह, जिस घर में पेइंग गेस्ट की तरह रह रहा था वहां भी किसी को उसी पर किसी तरह का शक नहीं था। वाह, बस बाकी लोगों की तरह काम पर जाता और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ रूम प्रतिपार्टी करता। कंपनी में काम कर रहे बाकी 500 लोगों की तरह रोहन दहिया भी एक साधारण कर्मचारी था, जिनके फास्ट के बारे में कोई नहीं जानता था। वाह, कंपनी में एकदम सबसे तमीज से बात करता था और वाह, बातें भी ज्यादा काम से संबंधित होती थी। कंपनी में अपने अच्छे आचरण की वजह से वाह, जल्दी 8 लोगों की टीम को लीड भी करने लगा था। राजू को रोहन के नाम से जाने वाले कंपनी के लोगों को उसकी एक आदत बहुत अजीब लगती थी। वह कभी भी स्मार्टफोन नहीं लेता था। 2019 हर किसी के पास स्मार्टफोन था, तब भी वह कीपैड वाले फोन से काम चला रहा था। अगर कोई उससे पूछता था कि तुम कीपैड वाले फोन क्यों चलाते हो, तो यह जवाब मिलता था कि वह कीपैड वाले फोन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। राजू गहलोत ने भी 8 सालों में अपने परिवार से भी पुलिस प्रेशर की वजह से बिल्कुल संपर्क नहीं रखा था। इसकी वजह से उसके साथ काम करने वालों को भी उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता नहीं था। अचानक ही राजू को उसकी लिवर सिरोसिस की समस्या हुई, जिसका असर उसकी दोनों किडनी पर भी हुआ, जिसकी वजह से कंपनी की एक इंश्योरेंस मुहिम के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। राजू डॉक्टर को भी अपना पूरा नाम बताने से काफी झिझक रहा था, लेकिन जैसा ही उसे पता चला कि उसका अंत नजदीक है, उसने अपनी सारी सच्चाई डॉक्टरों को बता दी और परिवार वालों से संपर्क किया। 8 साल बाद राजू गहलोत के परिवार वालों को उसके बारे में पता चला, वह भी तब जब वह अस्पताल में बिस्तर पर अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। राजू का परिवार पुलिस वालों के सामने ही उसकी डेड बॉडी को लेकर गया और उसका अंतिम संस्कार किया। इस केस की सबसे खास बात यह रही कि राजू को हिस्ट्री शीटर नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी मौत तक पुलिस से बचता रहा। वाह, बहुत चालाक इंसान था, जिसे जाली डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में पूरी जानकारी थी। इन 8 सालों में न जाने उसने कितनी बार अपने नामों को बदला होगा और कहां कहां रहा होगा। दिल्ली पुलिस उसे दुनिया भर में ढूंढ रही थी, लेकिन वह उनसे बस 1 किलोमीटर दूर गुड़गांव में बैठा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। पुलिस के अनुसार राजू गहलोत के बार बार बचने में सबसे बड़ा हाथ जाली डॉक्यूमेंट का था। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसे ही सच्ची घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।